नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव के लिए अब हर राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों राज्यों में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां हुई। वहीं तिरुवनंतपुरम में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने चुनावी रैली की। इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे दोनों राज्यों की चुनावी हलचल से जुड़ी कुछ और खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र का आज का सफर। सबसे पहले चुनावी सुर्खियां। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले कुछ अहम बदलाव। चुनाव आयोग के आदेश पर 6 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले, कई शहरों के पुलिस अधीक्षक शामिल। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केरल में 3 और तमिलनाडु में 1 चुनावी रैली। विपक्षियों पर हमला, केंद्र की गिनवाई उपलब्धियां। और तिरुवनंतपुरम में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी की कई जनसभाएं। यूडीएफ को बदहाल कानून व्यवस्था का ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी पर भी तीखा प्रहार। और शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से। और बुलेटिन की शुरुआत करते एक अहम खबर से। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने 6 बड़े पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इसमें कई शहरों के पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। आईपीएम प्रदीप कुमार को तिरुनेलवेली का डीसीपी कानून व्यवस्था बनाया गया है। एस राजेश्वरी को क्राइम ब्रांच में भेजा गया है। ए राधिका को मदुरई में ट्रांसफर किया गया है। जोगनाथम को स्पेशल ब्रांच में एसपी तैनात किया गया है। जी सुब्बालक्ष्मी को तमिलनाडु स्पेशल पुलिस में कमांडेंट तैनात किया गया है, जबकि आर रामकृष्णन को सलीम शहर के डीसीपी ट्रैफिक और क्राइम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री रविवार को सूबे में चुनाव प्रचार करते दिखे। उन्होंने कन्याकुमारी में एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया। जैसे जैसे तमिलनाडु में चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रचार का शोर जोर पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं, जिसमें श्रीलंका से छुड़ाए गए मछुआरों का मुद्दा प्रमुख रहा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने दूसरे देशों में भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। बमबारी चल रही थी, जीवन और मृत्यु का खेल खेला जा रहा था। भारतीय लोगों को हम जिंदा बचा करके ले आए। उसमें तमिलनाडु के लोग भी थे, केरल के लोग भी थे। किसान मतदाताओं के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना चाहती है, जिसके लिए काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर प्रहार किया, जबकि डीएमके पर निशाना साधते हुए 2G और कोल घोटाले में आरोपी पार्टी नेताओं का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर बीजेपी नेता और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को डीएमके और एआईएडीएमके पर कई गंभीर आरोप लगाए। चेन्नई में मीडिया से मुखातिब होते हुए पीयूष गोयल ने दोनों पार्टियों को भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियां बताया। ऊर्जा मंत्री ने आरोप लगाया कि दोनों की सरकारों में तमिलनाडु बिजली विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ। आंकड़ों का अगर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2008-9 में डीएमके सरकार के वक्त विभाग को 8 से 12 हजार करोड़ का नुकसान हुआ। इसके साथ साथ गोयल ने एआईएडीएमके और डीएमके अध्यक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया। पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि दोनों नेता जनता से कोसों दूर हैं, उनसे मिलना नामुमकिन है। इसके साथ साथ ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केवल बीजेपी के नेता हैं जो हर वक्त जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। Two corrupt alliances or two corrupt local parties of AIADMK and DMK. I think it is very difficult for us to choose who is more corrupt. Both are equally bad for the state of Tamil Nadu. और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके अध्यक्ष जयललिता ने रविवार को तंजावुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। जयललिता ने डीएमके पर तीखा प्रहार करते हुए उसे किसान विरोधी पार्टी करार दिया।
चर्चित कावेरी जल विवाद पर बोलते हुए जयललिता ने कहा कि डीएमके ने सूबे को धोखा दिया। एआईएडीएमके प्रमुख ने यह आरोप लगाया कि करुणानिधि ने 1968 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बातचीत का भी ब्यौरा नहीं दिया। सूबे के मुख्यमंत्री का आरोप था कि करुणानिधि ने कर्नाटक को सहयोग देकर सूबे को धोखा दिया है। जयललिता ने यह आरोप लगाया कि किसानों के हितों को ताक पर रखकर करुणानिधि ने अपने खास लोगों को केंद्र में मंत्री बनवाया। इसके साथ साथ जयललिता ने कहा कि तंजावुर और तिरुवरूर में मीथेन अन्वेषण प्रोजेक्ट पर उन्होंने ही प्रतिबंध लगाया है, जबकि डीएमके ने इसे शुरू करवाया था और अब घोषणा पत्र में वो किसानों की मदद का ढोंग कर रही है। जयललिता का कहना था कि उनकी सरकार आगे भी किसानों के हितों में काम करती रहेगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अब बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चेन्नई में रविवार को पार्टी प्रमुख मायावती ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने द्रविड़ पार्टियों पर आरोप लगाते हुए मुफ्त सामान के जरिए जनता को बेवकूफ बनाने की बात कही। मायावती का कहना था कि वो आपको मुफ्त में मोबाइल फोन तो दे सकते हैं, लेकिन आपकी मुसीबतें कम नहीं कर सकते। मायावती ने रैली में कहा कि केवल बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आपको गरीबी से बचा सकती है, आपको नौकरियां दे सकती है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में रही बीएसपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। उनका कहना था कि उनकी पार्टी घोषणा पत्र जारी करने में ज्यादा काम करने में भरोसा रखती है। इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग की दयनीय हालात के लिए कई केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मायावती का कहना था कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। चेन्नई में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने एआईएडीएमके पर निशाना साधा है। कार्ति का यह आरोप है कि एआईएडीएमके ने जनता से जो वादे किए उन्हें आज तक पूरा नहीं किया। उन्होंने जयललिता सरकार पर आरोप लगाया कि वो जनता से कोसों दूर हैं। उनका कोई भी मंत्री जनता के लिए कभी उपलब्ध नहीं रहता। Do they want a leadership which is residing in the skies and in the mountain, or do they want a leadership which is at their doorstep? The choice is only between the ruling ADMK and the formidable DMK alliance. And I think the DMK, particularly the campaign of Mr. M.K. Stalin, has been very, very good, and I think he's connected tremendously with the people and the younger generation. और चेन्नई से रविंद्र शिवराण हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे। रविंद्र, पहला सवाल तो आज यही बनता है कि 6 बड़े पुलिस अधिकारियों के जो तबादले किए गए हैं, उसके पीछे की क्या खास वजह मानी जाए? देखिए, जो चेन्नई तमिलनाडु में जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से लगातार शिकायतें की जा रही थी कि कुछ अधिकारी जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं या फिर सरकार के सहयोग में काम कर रहे हैं और वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाने में फिलहाल सक्षम नहीं है। इसकी वजह से डीएमके और बीजेपी कांग्रेस की तरफ से लगातार चुनाव आयोग को शिकायतें की जा रही थी कि इनको बदल दिया जाए। उसी क्रम में 30 अधिकारियों का तबादला जो है वो पिछले सप्ताह किया गया था और कल शाम को एक लिस्ट आई है जिसमें 6 सीनियर पुलिस अधिकारी जो हैं उनका तबादला किया गया है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि किसी तरीके से इस चुनाव को फेयर एंड फ्री तरीके से कराया जाए ताकि वोटरों को प्रभावित नहीं किया जा सके। लगातार इस चुनाव में देखा गया है कि करीब 90 करोड़ रुपए अभी तक जो है कैश बरामदगी की गई है। लिकर को बहुत भारी मात्रा में सीज किया गया है। यह लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बन रहा है कि किस तरीके से इस चुनाव को सही तरीके से मुकम्मल किया जाए और उस क्रम में ये अधिकारियों का तबादला किया गया है। अभी भी जो विपक्षी दल है उनका मानना है कि कुछ और अधिकारी भी उनकी लिस्ट में हैं जिनको लेके वो शिकायत करने वाले हैं और उनके तबादले की भी मांग चुनाव आयोग से आने वाले वक्त में की जाएगी। जी बिल्कुल, अब मतदान के लिए ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। रविंद्र, ऐसे में जो बयानबाजी है, एक दूसरे पर प्रत्यारोप है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अब जयललिता ने भी जिस तरीके से करुणानिधि पर प्रहार किया है, कावेरी जल विवाद का भी मुद्दा उठाया है, कितना दिलचस्प होता जा रहा है ये पूरा माहौल? जी देखिए, पिछले करीब 30 साल से लगातार तमिलनाडु की जनता इन दोनों पार्टियों के बीच इस तरह की बयानबाजी देख रही है। उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो है केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
और जो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह है वो भी इस मैदान में आ गए हैं। उसके अलावा बीएसपी की सुप्रीमो मायावती, हालांकि वो पहले भी चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार कई रैलियां उन्होंने की हैं चुनाव में। और ये जो दो दल हैं ये लगातार इन दोनों द्रविडियन पार्टियां, जिनका कि मूवमेंट 1925 से शुरू होता है और 1967 में जब पहली बार डीएमके ने सरकार बनाई थी, तब से लेके आज तक उसी धुरी से राजनीति करने वाली द्रविड़ पार्टियां जो हैं उन पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि द्रविडियन जो कल्चर है उसके नाम पर ये लोग केवल अपने स्वार्थ हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तक जिस मूवमेंट को लेकर के पेरियार ने शुरुआत की थी या अन्ना दुरई ने जिस तरीके से डीएमके को स्थापना की थी, उनको अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने पूरा करने की कोशिश नहीं की है। तमिलनाडु की जो अस्मिता है उसको अभी तक यहाँ के लोगों तक वो बात नहीं पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से ये पूरा मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया था। और इन्हीं के चलते सबसे बड़ी समस्या जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कि यहाँ पर इनएक्सेसिबिलिटी जो है, जो चीफ मिनिस्टर जयललिता है या फिर प्रमुख विपक्षी नेता करुणानिधि है, उनकी इनएक्सेसिबिलिटी जो है वो जनता तक अप्रोच नहीं कर पाते हैं, जनता उनसे मिल नहीं सकती है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है। फ्रीबीज बांट दी जाती हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार जो है हम लोग देख रहे हैं कि हर चुनाव में इस तरह की बातें हो रही हैं कि मुफ्त का सामान दिया जाएगा, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो फ्री में साड़ियाँ बांटी गई हों या फ्री में टेलीफोन बांटे जाएं। इस तरह की जो चीज़ें आती हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं मतदाता जो है उसको प्रलोभन का शिकार बनाया जाता है और उसके कारण डीएमके या एआईएडीएमके जो है सत्ता में आ जाती है। इस तरह का आरोप लगातार लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। किसानों की जो हालत है वो यहाँ बहुत खराब है और उसी की वजह से जो पूरा कावेरी का डेल्टा है वहाँ पे एक लंबे समय 2013-14 में बाढ़ का इलाका घोषित किया गया था, ड्राउट की सिचुएशन थी। कई यहाँ किसानों के आत्महत्या की खबरें भी लगातार आती रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जो किसान है, चाहे वो एआईएडीएमके ने प्रलोभन दिया है अपने अपने घोषणा पत्रों में। देखना होगा कि जनता उस प्रलोभन पर कितना विश्वास करती है या फिर मुख्य मुद्दों की तरफ देखती है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ईवीकेएस इलनगोवन ने मौजूदा चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर नाकामयाबी का आरोप लगाया। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इस बार एआईएडीएमके को खारिज कर देगी। Sir, what do you think? What are the prospects of Congress party in this election? We have a very bright prospects, and our alliance, DMK and Congress alliance, I think will sweep the polls. Sir, what is the main agenda? What are the main issues the party is The highlighting? main issue is anti-establishment, and especially about the Chief Minister, present Chief Minister Jayalalitha has been very inactive all these 5 years. She has not met the people. She has not moved out of Chennai all these 5 years. Not only that, in Chennai and neighboring districts, when they were affected by the heavy rains, and lakhs and lakhs of people were affected, but she has not gone to their rescue. And apart from that, the price rise is another thing. You take the prices of the milk or the bus fare, so many things like that have really gone very high, and people are suffering a lot. And apart from that, prohibition has become a very big topic in this election because a lot of people have been suffering because of this liquor. First thing we'll be doing is to bring total prohibition in Tamil Nadu. So there is a break of almost 3 years when the Congress party took and DMK split, the alliance split. Now is all the workers are in close coordination with each other after 3 years? Yes, we are in very close with each other. Both the party workers are joined together and they are working hard to get this alliance get elected. How many rallies Mr. Rahul Gandhi is going to address? Rahul Gandhi, I think he will be attending at least 6 to 7 rallies. 7th he is attending 3. Another rest will be done on 10th. Do you think the tradition, the rotation of government in every 5 years will continue this time as well? Definitely, and DMK Congress alliance will cross 200 mark. Thank you, sir. Thank you for talking to us. तमिलनाडु में चुनाव आयोग हफ्तों पहले से मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। 100% मतदान के लक्ष्य के साथ चुनाव आयोग ने इस बार कई तैयारियां की हैं। 16 मई को वोट डालने की अपील वाले पोस्ट कार्ड, मेघदूत समेत कई कोशिशें लगातार जारी हैं। आयोग ने इस बार सरकारी के साथ साथ निजी प्रतिष्ठानों को भी इस मुहिम में जोड़ा है।
दूध के खरीदारों को इन दिनों पैकेट बदला बदला सा नजर आ रहा है। 16 मई को तमिलनाडु में मतदान करने की अपील इस पर छपी है। चुनाव आयोग ने प्रचार का ये नायाब तरीका अख्तियार किया है, जिसमें कई निजी प्रतिष्ठानों को जोड़ा गया। सब लोग की सोच की करने का, दबाने का, वोट लगाने का, ये जरूर पड़ने सबको फर्ज हो। ये सरकार बता रहा है, सरकार को बता रहे हैं। ऐसा पेपर में, इसमें दूध में, होटल में, वो होटल के बिल में ऐसे डालो तो सब कुछ जरूर पड़ेगा। सोच के घर में नहीं बैठने का। दूध ही नहीं, वोटिंग की अपील इन दिनों चेन्नई में कई दुकानों पर टंगी मिल रही है। बिग बाजार चुनाव आयोग की मुहिम में इस बार सहयोगी की भूमिका में है। रोजाना हजारों की तादाद में ग्राहकों को सामान के साथ साथ जो थैली पकड़ाई जा रही है, उस पर 16 मई को वोट देने का इश्तिहार है। दिलचस्प ये है कि ग्राहक इस अभियान का बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे हैं। The regular customer of Big Bazaar, I have come across the bag. This is a good initiative actually. This will create awareness among people, so that everyone will come and vote, and this will improve the voting percentage. I think this is a good initiative. I have heard about the bag, the initiative thing they done in Big Bazaar, and it is a very good idea. It will increase the percentage vote also. Many customers will come to know about it because of this idea. चुनाव आयोग ने इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया है, सिर्फ निजी प्रतिष्ठानों से अपील की गई और इन लोगों ने अपने पैसे पर ये इश्तिहार छपवाया। अभी 16 मई को इधर वोटिंग चलने वाला है, तो हम हर एक ग्राहक को बोलते हैं कि आप किसी भी काम हो, कुछ भी काम हो, पहले वोट डालिएगा ताकि सही लोग सुने। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में प्रचार का न सिर्फ ये मॉडल अपनाया, बल्कि फेसबुक और ट्विटर जैसे आधुनिक मंच पर भी प्रचार जारी है। लेकिन आयोग का मानना है कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दूध और घरेलू सामान के पैकेट का गहरा असर पड़ेगा। यही नहीं, चुनाव आयोग ने कई सेलिब्रिटीज को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि लोग वोटिंग के लिए आकर्षित हो सकें। रजिस्टर पन्नी डेफिनेटा वोट पोडुंगा इंद वाटी। कैंपेन किया, हर जगह आप देख रहे होंगे TN 100% के बैनर्स। यहाँ के जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, अश्विन, दिनेश कार्तिक, दीपिका पालिकल, सूर्या एंड बहुत सारे एक्टर्स को हमने ब्रांड एम्बेसडर बना के कैंपेन किया है। सारे सिनेमा थिएटर में कैंपेन चल रहा है, वीडियो इवेंट से कैंपेन चल रहा है, और सारे बस शेल्टर्स में आपने देखे होंगे क्रिएटिव्स, तो और टीवीज़ और उसमें भी एडवर्टाइजमेंट, FM रेडियो में। तो लो कॉस्ट हाई विजिबिलिटी टाइप का कैंपेन हम कर रहे हैं। अनुमान के मुताबिक सिर्फ चेन्नई में 25 लाख लोग रोजाना दूध के पैकेट खरीदते हैं। आयोग 100% वोटिंग के लक्ष्य के लिए इसे जरूरी पहल मानता है। जमहूरियत के जश्न में मतदाताओं के साथ साथ अब ये दूध भी शामिल हो गया है, और आने वाली 16 तारीख को मतदान की अपील करते हुए इंसान की सेहत के साथ साथ अब लोकतंत्र की सेहत को सुधारने की भी कोशिश कर रहा है। कैमरामैन संतोष के साथ चेन्नई से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और अब बात केरल विधानसभा चुनाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केरल में भी 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने UDF और LDF दोनों पर निशाना साधते हुए राज्य की बदहाली के लिए दोनों पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री ने रविवार को केरल में चुनाव प्रचार किया। एलपूजा के कुतनाड में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर तरफ से पानी से घिरा होने के बाद भी केरल देश का ऐसा राज्य है जो आज़ादी के 70 साल बाद भी पानी के लिए मोहताज है। यहाँ के लोगों को पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं हो रहा। केरल जैसे प्रदेश में ये ऐसी जगह है जहाँ आजादी के 70 साल हुए, चारों तरफ पानी है, लेकिन लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं। कांग्रेस नेतृत्व वाली UDF और CPM नेतृत्व वाली LDF पर तीखा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पार्टियां पिछले 3 दशक से केरल पर राज कर रही हैं। दोनों ने अब एक दूसरे की भ्रष्ट नीतियों को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। इन दोनों ने तय किया है कि 5 साल हम भोगेंगे, फिर 5 साल तुम मजा लेना, फिर 5 साल हम मजा लेंगे, फिर 5 साल तुम मजा लेना। न तुम्हारे पाप मैं देखूंगा,
का तुम देखोगे, न तुम्हारी फाइल मैं खोलूंगा, न मेरी फाइल तुम खोलोगे, न मैं तुम्हें जेल भेजूंगा, न तुम मुझे जेल में भेजोगे। हम दोनों 5-5 साल भागीदारी करके ये लूटते रहेंगे, केरल को बर्बाद करते रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने आज तक केरल में एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीता है। हालांकि 2014 लोकसभा चुनाव में पार्टी को 10% वोट मिले थे, जबकि 6 महीने पहले हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने 14% वोट हासिल किए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने तिरुवनंतपुरम में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर एक ही सुर में तीखा प्रहार किया। उन्होंने राज्य में कमजोर कानून व्यवस्था के लिए यूडीएफ सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जबकि एनडीए की केंद्र सरकार पर पिछड़े वर्ग के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। वेलकम टू कॉमरेड सीताराम येचुरी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी रविवार को केरल में चुनावी सभाएं करते हुए नजर आए। नायत तिंगरा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक भारी भीड़ वाली रैली को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ को राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था का जिम्मेदार ठहराया। Corruption, protection of criminals and inefficiency. All these three factors, any one of them is sufficient to ensure that in future this sort of a UDF government will not continue in Kerala. It requires a strong LDF government to come here to take such action and to prevent such crimes from happening again in the state. वहीं दूसरी ओर उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि बीजेपी मनमोहन सिंह सरकार को विदेशी कारोबार पर अक्सर घेरती आई है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार भी यूरोपियन यूनियन के साथ कुछ ऐसे समझौते कर रही है जो केरल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। Today, if you collect your legitimate taxes, of which more than 5,000 crores are left uncollected according to the government's budget papers, then we have something like 12 lakh crores of rupees. With that sort of money, Kerala can have the infrastructure of Dubai. India can have the infrastructure of modern Western capitalist countries. सीपीएम नेता ने बीजेपी पर संविधान के संघीय ढांचे से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया। सीताराम का आरोप था कि बीजेपी पिछड़े वर्ग के खिलाफ काम कर रही है। सीताराम येचुरी ने यूडीएफ और एनडीएफ दोनों के खिलाफ सवाल उठाए और यह बात साबित करने की कोशिश की कि एलडीएफ ही इस बार यूडीएफ का आखिरी विकल्प है। लेकिन देखना यह है कि एनडीए जिस तरीके से प्रचार में उतरी है और जिस तरीके से लगता है कि लोगों को यह बताने का प्रयास कर रही है कि एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में कोई पिछड़ा समझौता है, ऐसे में देखना होगा कि वोटरों का रुझान किस ओर जाता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ नया टिंगरा तिरुवनंतपुरम से अखिलेश सुमन। और सीधा रुख करेंगे तिरुवनंतपुरम का, जहां अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे। अखिलेश, जैसा कि हम जानते हैं कि केरल में यूडीएफ और एलडीएफ का ही सत्ता पर कब्जा रहा है, लेकिन इस बार का ये चुनावी घमासान कितना दिलचस्प है, क्योंकि खुद बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री ने चुनावी कमान संभाली है। कल उन्होंने केरल में 3 रैलियां की। निश्चित तौर पे देखिए अमृता, बीजेपी जिस तरीके से चुनाव प्रचार में उतरी है, कल मैंने दोनों रैलियों को अटेंड किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीताराम येचुरी दोनों की रैलियों को देखा मैंने। एक तरह की आक्रामकता थी एनडीए की रैली में, बीजेपी की रैली में, और एलडीएफ की रैली जो जिस तरीके से आमतौर पे जो कम्युनिस्ट पार्टियों को होता है, काफी अनुशासित रैली थी। तो आप इस बात से यह अंदाज लगा सकती हैं कि एनडीए काफी आक्रामक स्थिति में है। वो एक तरीके से कहें जनता को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो एक बड़ी ताकत केरल में बन गए हैं। हालांकि जनता का मानना है कि बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। और एक जो आक्रामकता इस हद तक की है कि कल ओमन चांडी जो सीएम हैं यहाँ के, वो भी थोड़े से घबराए नजर आ रहे हैं और उन्होंने लेफ्ट पार्टी पर यह आरोप लगाया कि लेफ्ट पार्टी इस तरीके से जो कर रही है उससे बीजेपी को नुकसान होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ जो विकल्प है, यहाँ जो लड़ाई है, वो यूडीएफ और एनडीए के बीच में है। तो ये एक साथ समझ सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर है, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है, उसके अंदर एक घबराहट है। लेकिन अब इस मजबूरी में एलडीएफ को भी इस बात पर उतर कर सामने आना पड़ रहा है
वो यह बता रहे हैं कि कांग्रेस और एनडीए के बीच में किस तरह का अंदरूनी समझौता है। जो आर्थिक नीतियां कांग्रेस की थी वही आर्थिक नीतियां यूडीएफ लागू कर रही हैं, और जिस तरह का सामाजिक जो परेशानियां थी वो सामाजिक परेशानियां यूडीएफ यहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो अब बहुत ही एक बीजेपी के आने से एक कहें कि एक फ्लेवर केरल के चुनाव का बदल गया है, और जनता के सामने भी एक तरीके से कहें कि 3 विकल्प आ गए हैं, और जनता को यह चुनना है कि इन तीनों विकल्पों में किसको अपना यानी कह सकते हैं मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को वल्लारपदम टर्मिनल भी कहा जाता है। मल्टी करोड़ के इस प्रोजेक्ट का मकसद कोच्चि पोर्ट का नवीनीकरण है, लेकिन निष्कर्षण के बढ़ते दामों और लाइसेंस संधि जैसे मुद्दों की वजह से अब ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे बदहाली की ओर बढ़ रहा है। ग्राउंड जीरो से राज्यसभा संवाददाता नीलू व्यास की रिपोर्ट देखिए। कोच्चि बंदरगाह ट्रस्ट, जो किसी वक्त मुनाफे का प्रतीक हुआ करता था, आज घाटे की एक संस्था बनकर रह गया है। दरअसल दुबई पोर्ट वर्ल्ड और डीपी वर्ल्ड मिलकर वल्लारपदम अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल चलाते हैं। निकर्षण के बढ़ते दामों और लाइसेंस संधि ने इस प्रोजेक्ट को घाटे का सौदा बना दिया है। 3,500 करोड़ का ये टर्मिनल आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। टर्मिनल क्षमता से 40% नीचे काम कर रहा है। साल 2011 में ये टर्मिनल करीब 3,12,000 कार्गो की आवाजाही संभालता था, जो आज थोड़ा सा बढ़कर 3.5 लाख है। पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 68 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो इस साल और बढ़ने की आशंका है। As a layman, I can say this agreement is not executed understanding the situation in real perspective and without adopting a creative and productive approach. माल ढुलाई की लागत और पारगमन समय को कम करने के मकसद से 2010 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। हालांकि अधिकारियों की माने तो शुरू के कुछ सालों में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब प्रोजेक्ट को सफलता मिल रही है। In the container portfolio, that is where we were not showing significant improvement in the initial years. Vallabhadam Container Transshipment Terminal was created in 2011. For the last 2 years, many issues like interstate clearances have been addressed, and the green channels have come in. So this is evidenced by this year's figures that we have grown by 15% over the last year. So earlier 2-3 years we were going through the teething troubles, but now we are on a growth trajectory. हालांकि विरोध भरे सुर अक्सर उठते रहे हैं। तकरीबन हर पार्टी के व्यापार संघ ने इस बंदरगाह को बचाने के लिए आवाज भी उठाई है। While spending some 3,000 crores from the public exchequer and providing all these infrastructure facilities, then at least it is the responsibility of the government to see that there should be some job opportunities creation. By establishing this particular mega project, there is not a number of 250 employees within the terminal. There is no other employees, whereas the investment is very huge. व्यापार संघ नेता ये मांग भी उठा रहे हैं कि इस टर्मिनल के लिए कोच्चि बंदरगाह ट्रस्ट और इंडिया गेटवे टर्मिनल के बीच हुई लाइसेंस संधि पर दोबारा से मंथन की जरूरत है। हालांकि ये कब और कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। नीलू व्यास, कोच्चि, राज्यसभा टीवी।